आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। आदिल भाई, शील विभाग में खान कंपाउंड, सहारा कंपाउंड और आसपास के इलाकों में जो तोड़ू कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर एक भय का माहौल बना हुआ है। आज आप इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपका नाम भी इन मामलों में उछलकर सामने आया कि आपने कोई पिटीशन दाखिल की थी। लोग कह रहे हैं कि आप शामिल थे उसमें, आप उस पिटीशन में शामिल थे जिसके बाद ये डिस्प्यूट पैदा हुआ और तोड़फोड़ शुरू हुई। आज आपने पत्रकार परिषद रखी है, तो क्या आप बताना चाहते हैं इसके? पहली बात तो ये है, आप लोग का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे यहाँ तक आए। दूसरा ये है कि मैं एज एन प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, तो मेरा का तो काम ही है कि पिटीशन फाइल करना। मैंने फाइल की, उसके अंदर जो मामले थे मैंने कोर्ट में रखे और उसके ऊपर ऑर्डर आया। जो हुआ था उसको मैंने कोर्ट के सामने उजागर किया और उसके बाद वो ऑर्डर आ गया। जब ऑर्डर आया वो सारी चीज़ें डेमोलिशन हो गई, कोर्ट ने उसको माना और डेमोलिशन हो गई। उसके बाद मेरा कंटिन्यूटी फॉलोअप ये था कंटिन्यूटी में कि भाई इसके अंदर लैंड ओनर और बिल्डर की लड़ाई थी और उस लड़ाई के बीच में बेचारे मासूम लोग जो फंस गए, जिन्होंने रूम परचेज किया था, कुछ हैवी डिपॉजिट भी लिया था, कुछ भी जो भी था, उन लोगों का पैसा जो है फंस गए। अब उसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो जा रही है, ना बिल्डर जवाब दे, लैंड ओनर बोलता हमारा कोई वास्ता नहीं है, बिल्डर बोल रहे हमने बनाई थी, टूट गई, वो बिल्डिंग इलीगल होने की वजह से टूट गई। तो उससे जब से ये पिटीशन फाइल हुई है उस दिन से उसका फाइनली आज जो टीएमसी ने सर्कुलर के माध्यम से जारी कर दिया है, वो सर्कुलर आज की डेट में आया है। मैं आप लोग को ये सर्कुलर दे दूंगा जी, ठीक है। ये पूरा सर्कुलर आया है। इसके अंदर हमारी जो मांग थी, मांग हमारी ये थी कि क्या होता था कि हमारा जो लैंड ओनर था, उस लैंड उसके नाम पे लैंड है नहीं। जो प्रीवियस लैंड ओनर था वो कुछ बदतमीजी कर रहा था या बिल्डर उनके साथ मिलकर कुछ बदतमीजी कर रहे थे और लैंड फिर से किसी को सेल आउट के लिए या कुछ राइट्स क्रिएट करना चाह रहे थे। उससे क्या होता कि जो प्रीवियस ओनर जो रेसिडेंट उसमें थे उनके राइट्स वायलेट हो जाते, उनका पैसा डूब जाता। तो उसके लिए बहुत से लोग मेरे पास आए थे, रिक्वेस्ट की थी कि क्या कर सकते हैं। तो मेरे को उस पर वर्किंग करनी थी और वो मैंने वर्किंग किसी को नहीं बताते हुए आपस में कर ली, ठीक है। उसका आज मेरे को टीएमसी के थ्रू बाकायदा नोटिस आया, मुझे बुलाया गया और मुझे दिया गया कि मेरे राइट्स को कैसे, इनके राइट्स को बचाया जाए। ये सर्कुलेशन में मेन जो चीज़ें हैं मैं 4 आपको दे दूंगा वो, और 4 पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं, मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में बताता हूँ उसको जो इजीली समझ में आए। ये जो जीआर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर था, ये था 25/2/2025 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेके आई थी जीआर। ये कोई और डेमोलिशन के लिए पूना में जो डेमोलिशन हुआ था उसके लिए आया था। ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कोई सर्कुलर टीएमसी ने नहीं निकाला था। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लोगों के साथ कि वो कोर्ट में जा रहे या कहीं जा रहे, उनके पास कैसे बचे, उनका कोई रास्ता नहीं था। प्रॉब्लम ऐसी हो जा रही थी और वो जा रहे थे अपने पेपर्स लेके, उनके नोटरी पेपर्स थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास रजिस्टर कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, वो सिर्फ एग्रीमेंट के भरोसे थे और वो किससे क्या पूछ रहे हैं, कोई आदमी, हर आदमी अपने हिसाब से उनको गाइड कर रहा था। तो वो हो जा रहा था गलत। अब ये जीआर आने की वजह से अब सब एक रास्ते पे आ पाएंगे। तो ये जीआर जब टीएमसी ने आज रिलीज किया है, अब 1-2 दिन में बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी ये आ जाएगा। इसके जो मेन 4 पॉइंट है वो मैं पढ़ लेता हूँ। Information regarding the purchase of a sale of a flat, commercial premises, registered, unregistered agreement, rental agreement, etc. from resident and unauthorized building should be collected. इससे क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट से ओनर का पता चल जाएगा कि ये जो फ्लैट टूटे हैं उसके एक्चुअल ओनर कौन थे। क्योंकि टूट जाने के बाद क्या हुआ कि जब तोड़ने गई थी टीएमसी तो उनको ओनर का पता नहीं चल रहा था, कोई रेंट पे था, कोई हैवी डिपॉजिट पे था, तो किसके नाम से वो कंपनसेशन पेंडिंग रहे या राइट्स बचे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन को टीएमसी में आपको सबमिट करना है। टीएमसी उसको कलेक्ट कर रही है। नो कंस्ट्रक्शन शुड बी ग्रांटेड ऑन सच लैंड until a civil right of the resident are finally determined in the competent court on the basis of such document. इसके लिए ये है कि टीएमसी ने ये बोला है कि
उस लैंड पे जब तक ये रेसिडेंट का डिस्प्यूट रहेगा, हम कोई फ्रेश अप्रूवल नहीं देंगे, किसी को फ्रेश बिल्डिंग बनाने नहीं देंगे, जब तक इनका एनओसी नहीं होगा, जब तक रेसिडेंट का राइट्स क्लियर नहीं होगा, या उनका राइट्स को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, या उनको कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द लैंड फ्रॉम विच अनऑथराइज्ड बिल्डिंग हैज बीन इविक्टेड शुड बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर बाय इशूइंग पब्लिक नोटिस। इसके लिए टीएमसी पब्लिक नोटिस इशू करेंगे। ऑल expenses incurred in the form of work should be recovered from the landowner or the developers along with 10 times of penalty and 10% compound interest, 18% compound interest। इसमें कुछ टेंडर मारेगी टीएमसी, और जब तक ये क्लेम सेटल नहीं होता 18% इंटरेस्ट से उस पे इंटरेस्ट चढ़ाया जाएगा। जो भी डेवलप करेगा या तो लैंड ओनर पे रहेगा, वो जब भी डेवलप होगी इनके राइट्स को ध्यान में रखा जाएगा। इन 4 पॉइंट्स थे, तो बाकी का तो सर्कुलर मैं आपको दे दूंगा, वो आप सर्कुलेट कर सकते हो। मेन ये चीज थी कि कुछ लोगों को जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये केस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो अपना आके बयानबाजी कर रहे हैं, और पब्लिक बेचारी परेशान हो रही है कि मैं इस दरवाजे जाऊं कि उस दरवाजे जाऊं। जिस तरह आपने पहला उसमें जो वो है डॉक्यूमेंट करेक्शन, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है लोगों को कहाँ जमा करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी लोगों में काफ़ी एक डर का माहौल है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ करो। तो आपके पास जो जीआर है, इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा करना पड़ेगा, महानगर पालिका में या कहीं और विभाग में? एक्चुअली कैसा है कि देखो, एक आदमी जब जाएगा महानगर पालिका में तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, तो आप किसी फाउंडेशन या किसी एक आदमी को अपॉइंट कर लो, आप लोग मिलके, बराबर है, उसके पास वहीं कुछ टेंट लगा लो, जैसा अभी लगा है वैसा कुछ कर लो, और एक जगह पे सारे लोग एक ही जगह पे डॉक्यूमेंट सबमिट करो। फिर वो फाउंडेशन जाएगी टीएमसी में सबमिट कर देगी जहाँ जहाँ करना है। उसमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि किसके कितने फ्लैट्स है, आधे लोग यहाँ करेंगे, आधे लोग यहाँ करेंगे। एक एक्सेल शीट मेंटेन होगी, एक बिल्डिंग की एक एक्सेल शीट बन जाएगी, कितना रूम था, कितना स्क्वायर फीट था, कौन सा रूम नंबर था, वो एक्सेल शीट से 2 पन्ने में पूरी बिल्डिंग की डिटेल आ जाएगी। जैसे आप लोगों की टीम इसको लेकर काम कर रही है, तो ये भी एक टेक्निकल वर्क है पूरा, तो आप लोगों की तरफ से इसमें क्या हेल्प हो सकती है? जैसे आपने कहा आप इतने महीनों से लगे हुए हैं, तो ये आप ही अगर इसको कलेक्ट कर दे, आपकी वकीलों की टीम में कुछ, क्योंकि क्या हो गया कि हम ऑलरेडी डिस्टर्ब है। इसके लिए कम से कम 30-40 लोग ने एप्लीकेशन हमारे पास लेके आए, और हमने उसको जो लीगल वे में एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया और वो सबमिट करने का प्रोसेस चालू है। जो भी रूम्स वगैरह मिलेगा, मतलब टेनेंट्स को नहीं मिलेगा, जो रूम ओनर रहेंगे मेरे ख्याल से उनका ही डॉक्यूमेंट बराबर। नहीं, जैसे जो हैवी डिपॉजिट पे था या रेंट पे था, जिसका जो पैसा था वो पैसे का क्लेम वो कर सकता है। तो वो पैसे का क्लेम करेगा तो वो उसमें वो रूम ओनर को कर सकता है, रूम ओनर का करेगा। 10 टाइम का जो पेनल्टी है और 18% जो कंपाउंडेबल इंटरेस्ट है, वो इसकी वजह से ये है कि उसको करके उनको भी किया जा सकता है। अच्छा, पेनल्टीज वो जो रेंट वाला जो है ना, वो पॉइंट भी क्लियर करता हूँ। जैसे कुछ रूम बिके नहीं थे और बिल्डरों ने हैवी डिपॉजिट या रेंट पे दिए थे, तो वो उनके लिए है, वो क्लेरिफाई मैं कर देता हूँ आपको कि रेंट एग्रीमेंट क्यों है और वो क्यों है। सेल एग्रीमेंट जो रूम बिक गया उसके पास है, जो रूम बिल्डर ने बेचा ही नहीं था, हैवी डिपॉजिट पे रखा था या रेंट पे रखा था, वो उनका भी क्लेम सेफ हो जाएगा ना। छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, मगर पेंडिंग में रहेगा उनका अमाउंट। इस जीआर में क्लियरली लिखा हुआ है कि फंसाया गया है इन टेनेंट्स को बिल्डरों द्वारा, और जो मालिक, जमीन मालिक लिखा हुआ है उसमें, तो क्या इन लोगों को भी पार्टी बनाया जाएगा आगे जब कार्रवाई? पार्टी बनाने की किसी को जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी टीएमसी ने उनको कर दिया है। पेनल्टीज जैसे कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट फॉर सेल जो भी है, उसको अगर उनका सिविल राइट प्रोटेक्ट करना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक ये सर्कुलर लागू रहेगा, उनको कोई परमिशन वहाँ पे कोई बिल्डिंग का अप्रूवल या कोई सीसी आईओडी कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों में भी, तो आपको उनके तरफ से कुछ मदद हुई थी? नहीं, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी की मदद थी, बहुत सारे लोगों ने मदद की है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर ऑलमोस्ट सारी पार्टियों ने आउट ऑफ द वे मदद की है। बहुत सारे लोग पॉलिटिकली आगे मिल के गए,
और बहुत सारे लोगों ने आउट ऑफ द वे भी मदद की, उसके वजह से ये काम जल्दी हो गया। ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने 26 तारीख को या 25 फरवरी को ये जीआर पब्लिक हित में ही मतलब जो है इशू किया था। सर लेकिन अभी हाल ही में जो घर बचाओ आंदोलन की टीम जब उप थाने मनपा उपायुक्त उमेश बुरारी से मिलने गई तो उन्होंने कहा आप लोग पेपर वर्क में बहुत पीछे हो, अब आपके पास कोई चारा नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई हम या तो इलीगल बता के तोड़ेंगे या तो डिस्प्यूटेड बता के तोड़ेंगे या फिर किसी ना किसी तरीके से हम तोड़ेंगे। तो इसको रोकने का कोई कानूनी रास्ता या कोई हल अभी इस वक्त अभी पहला ये जीआर के लिए हम बैठे उस पे करते हैं, उसके लिए भी हम वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी हम वर्क कर रहे हैं। ये जो सारी जितनी भी बिल्डिंग टूटी है उनके ऊपर ऑलरेडी पेटिशन जूनी थी, कोई 22 की थी, कोई 23 की थी, उसका ऑर्डर आने के बाद अभी ये टूटी है। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या हो जा रही है कि कोई भी आदमी कुछ भी इंटरव्यू दे रहा है कि उस पर कुछ किसी भाई बहन का राइट्स था, किसी आपस की दुश्मनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। उसके लिए भी ऑलरेडी गवर्नमेंट काम वर्क कर रही है। डिपार्टमेंट सिंधे साहब का बहुत मतलब जो है प्यारा प्रोजेक्ट है उनका लाया हुआ, उसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, उसको रेगुलराइज करने का काम चल रहा है। जो गवर्नमेंट करेगी पब्लिक हित पे करेगी। और मैं एक और चीज़ वो क्लियर कर देता हूँ कि एवी के कंपाउंड में कोई बहन भाई का झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उसमें खान कंपाउंड के सामने एवी के खान कंपाउंड में उसमें जो इशू था, उसके अंदर जो इशू था कि उसका पूरा पिटीशन मैंने ही फाइट किया है, मैंने ही ऑर्डर लेके आया। उसके अंदर जो इशू था वो ऐसा था कि कुछ पॉलिटिकल लोगों ने और कुछ रसूखदार लोगों ने मिस रिप्रेजेंट करके अपना नाम 7/12 पे चढ़ा लिया था। 7/12 पे चढ़ने की वजह से कुछ 2 लोगों ने उसमें डील की और उन्होंने उससे परचेस कर लिया रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि उनका नाम 7/12 पे दिख रहा था, वो देख के उन्होंने परचेस कर लिया। उनका प्रीवियस डॉक्यूमेंट उनका नाम कैसे आया ये पता नहीं किया। 7/12 पे नाम देखने की वजह से, कम अमाउंट में जगह मिलने की वजह से प्राइम लोकेशन पे उन्होंने परचेस कर लिया। परचेस करने के बाद वो 2 लोगों ने सारे बिल्डरों को बेचा, जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनके बिल्डरों को बेचा, कुछ को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से बेचा, कुछ को नोटराइज डॉक्यूमेंट से बेचा। जब एक्चुअल ओनर सामने आया, हमारी ऑफिस पे आया, हमको सारे डॉक्यूमेंट दिखाया, हमने उसमें से फाइंड आउट किया कि ये तो एक्चुअल ओनर है इसका, और जिसका नाम, ये सारी चीज हमने सिविल कोर्ट में पहले लेके गई। हमने उसका हायरशिप निकाला कोर्ट से। हायरशिप निकलने के बाद हमने एक रिट पिटीशन तैयार की। उस रिट पिटीशन को हमने कोर्ट में डाला, हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट देखा, समझा और उसके ऊपर नेसेसरी एक्शन ऑर्डर कर दिए। बराबर है। अब इनको पता होने के बावजूद, जो 2 लोग वो थे और जिन्होंने बेचा, वो पता होने के बावजूद भी बिल्डर उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और ऑलरेडी वो लोगों के ऊपर 20/5/2025 को एक 420 की एफआईआर रजिस्टर हुई है शील टाइगर पुलिस स्टेशन में। ये ऑर्डर है, ये उसकी एफआईआर कॉपी है, उसमें उन लोगों के नाम है। ये पता होने के बावजूद इन लोगों ने अपना डुप्लीकेट नाम चढ़ा लिया है 7/12 पे, फिर भी वहां कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। हमने टीएमसी में बहुत बार कंप्लेंट की, सारी कंप्लेंट्स की कॉपीज है। टीएमसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ तो हमको रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी। हमने रिट पिटीशन फाइल की, उसके बाद उसके ऊपर ऑर्डर हुआ। और कुछ लोग मुझे बदनाम करने की सोची और अपनी जान बचाने की बिल्डरों ने सोची, और कुछ पॉलिटिकल लोगों ने भी सोची कि ये सामने आ गई है, एफआईआर तो हो गई है हमारे नाम पे, तो अब किसी ना किसी पे तो डालना पड़ेगा। तो उन्होंने बिल्डर पे डाला, बिल्डर ने इन पे डाला, इन लोगों ने मुझ पे डाला कि भाई उसमें कुछ गलत वर्ड्स लिखे हुए हैं, किसी और का पैसा लगा हुआ है। ये पिटीशन की कॉपी है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, चाहिए जरूरत लगी है, जिसको जरूरत है मुझसे आके ले लेवे। इसमें ऐसा कोई भी वर्ड्स नहीं लिखा हुआ है या कोई भी, सिर्फ मैंने पिटीशन डाली थी इस बुनियाद पे कि मेरी लैंड पे कुछ लोग नाजायज तरीके से बिल्डिंग बना रहे हैं विदाउट माय कंसेंट, विदाउट माय परमिशन, इन लीगल बिल्डिंग, और उसी का कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया है। और कोई भी बातें नहीं थी। ये जो हवाई बातें होती है चाय की टपरी पे,
उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। पेटिशन सारी चीजें आपको कोर्ट से भी मिल जाएगी। पेटिशन नंबर आप लीजिए, किसी एडवोकेट को कीजिए, कोर्ट से वो पेटिशन निकाल लीजिए, किसने क्या बोला, किसने क्या फाइल किया, पता चल जाएगा। मैंने तो पेटिशन के बाद आज तक एक भी एफिडेविट फाइल नहीं किया। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है जो आज तक इसके अंदर टीएमसी ने फाइल किया है और जो रिकॉर्ड्स पे लेके आया है। ये नहीं कह रहे इसी एक ऑर्डर के बाद सारे ऑर्डर उसमें क्लब होते गए और फिर ये इतनी भीषण कार्रवाई शुरू हुई। वो क्यों हुआ? क्योंकि कोर्ट ने देखा कि एक साथ में 20-22 और वो टीएमसी को दिखाई नहीं दे रही है। इतनी कंप्लेंट्स के बाद भी हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी, सारे कंप्लेंट्स ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में दिखाई हमने कि साहब इतना फॉलोअप लेने के बाद भी वहां कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कुछ तो अलग बात है। हमने सारी कंप्लेंट्स की थी और उसका कॉम्युनिकेशन देते हुए कोर्ट ने एक जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट किया। जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट होने के बाद उन्होंने खुद आके सर्वे किया तो उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ और चल रहा है। ये सिर्फ एवी के कंपाउंड तक सीमित नहीं है, ये सारी प्रभाग समिति में ऐसा सब हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये ऑर्डर जो है सारी 7 के 7 प्रभाग समिति को 9 प्रभाग समिति पे लागू है। और एक और चीज लोगों के बीच दिमाग में डाउट था, मुझे बहुत सारे फोन आए और बहुत सारे लोग आके मिले भी कि भाई हर नोटिस के ऊपर सुभद्रा टकले का नाम आता है। वो भी मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। एक लैंडमार्क ऑर्डर आया हुआ है, ऐसा ऑर्डर थाना में कभी नहीं आया हुआ था। तो वो एक लैंडमार्क ऑर्डर होने की वजह से हर इनलीगल कंस्ट्रक्शन पे ये सुभद्रा टकले का नाम है फॉर अ रेफरेंस। जैसे एक केस हुआ था शाहबानू का, तो वो तो 50-60-40 साल पहले हुआ था, वो मगर आज तक चल रहा है। तो वैसे ही ये लैंडमार्क जजमेंट है। जब तक जो भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन की नोटिसेस इशू होगी तो अब से जब तक वो चलते रहेगा या इसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आए, उसमें एक रेफरेंस दिया जाएगा सुभद्रा टकले का और वही रेफरेंस से आपको नोटिसेस आएगी।